ओके। तो ऑर्गेनिक का जो हमने पीछे देख रहे थे, हम लोग यूनिट 1 कंसिडर करके चल रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था अब तक। अब तक हमने पढ़ लिया है क्या? अब तक हमने पढ़ लिया है हमारा ईस्टर हाइड्रोलिसिस का थोड़ा सा माइनर पार्ट। ईस्टर हाइड्रोलिसिस का माइनर पार्ट हमने पढ़ लिया। क्विक रिकैप कर ले उसका। ईस्टर हाइड्रोलिसिस का माइनर पार्ट पढ़ लिया, उसमें एक ही मैकेनिज्म पढ़ी है हमने। वो थी हमारी AAC2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये AAC2 मैकेनिज्म हमने अब तक पढ़ ली है। ये AAC2 मैकेनिज्म क्या कहती है एग्जैक्टली ये एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म होती है। एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म होती है, जिसमें मेरा असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता है, क्लीव होता है। क्लीव होता है, और ये रिएक्शन कैसी होती है? ये बायमोलिक्यूलर होती है। ठीक है, इतना इसके बारे में बात कर ली। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है अभी तक। अब उसके आगे बढ़ने की बात आती है। ठीक है, इसके आगे वाला पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि मेरा जो रिएक्शन था वो कैसा था? बायमोलिक्यूलर रिएक्शन था कि नहीं था? बायमोलिक्यूलर रिएक्शन था, बराबर। तो ये जो बायमोलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा था? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था प्रोटोनेशन की वजह से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था प्रोटोनेशन की वजह से। और उसके साथ हमने वाटर का इंटरेक्शन देखा था, एग्जैक्टली exactly। तो वाटर इंटरेक्शन अराउंड, देखो इलेक्ट्रोफाइल बना यानी क्या बना था? एक स्ट्रॉन्ग एनायनिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट बना था। कैटायनिक पार्ट बना था, पॉजिटिव चार्ज बना था। उसके आजू बाजू क्या हुआ? वाटर के मॉलिक्यूल्स क्राउडिंग करना स्टार्ट हो गए थे, बराबर। और उसी वजह से क्या हुआ? एक स्लो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव डायरेक्शन मूव हुई, जिससे एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट स्टेट हमने ऑब्जर्व किया, बराबर। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बन रही थी, फॉर्मेशन हो रहा था टेट्राहेड्रल स्टेट 1 की, बराबर। ये केस पड़ा था। अब इसके आगे चल के, अगर मेरा जो एस्टर मैंने यूज किया है, उस केस में हमने यूज किया था OCH3 ग्रुप। अगर ये वाला जो R ग्रुप है ना, इसे मैं इंक्रीज करूंगा, ठीक है। इसे मैं इंक्रीज, इसकी एलोंगेट कर दूंगा चेन, इलोंगेट कर दूंगा चेन। या फिर इससे प्राइमरी से सेकेंडरी बना दूंगा। इसे अगर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? मेरा जो रेट है ना रिएक्शन का, वो रेट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि इसमें कोई भी चेंज कर रहा हूँ, इसे बढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? रेट चेंज हो रहा है, रेट ड्रॉप हो रहा है, या रेट कम हो रहा है, हर एक केस में। लेकिन एक ड्रामेटिक चेंज हमने ऑब्जर्व किया जब मैंने ये आर ग्रुप को 3 डिग्री, दैट इज टर्शरी अल्काइल से रिप्लेस करा दिया। टर्शरी अल्काइल से रिप्लेस करा दिया। तो टर्शरी अल्काइल का रिप्लेसमेंट से क्या हुआ? रेट हमारा बढ़ गया। रेट क्यों बढ़ गया? क्योंकि अब ये रिएक्शन है ना, ये AAC2 के मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जाएगी। जब मेरा जो आर ग्रुप है जो ऑक्सीजन से अटैच है, वो नो लॉन्गर रिमेन्स टू बी सेकेंडरी और प्राइमरी इन नेचर, वेदर इट इज सो एलोंगेटेड और नॉट। बहुत बड़ा भी होगा फिर भी दिक्कत नहीं। अगर वो टर्शरी में आ गया तो फिर ये अब एक नई मैकेनिज्म फॉलो करेगा, ठीक है। और वो मैकेनिज्म क्या है? वो मैकेनिज्म है AAL1 मैकेनिज्म। अब ये AAL1 मैकेनिज्म क्या डिनोट करती है? इसका भी सेम है, हर एक अल्फाबेट कुछ सिग्निफाई करता है। कैपिटल A अलोन सिग्निफाइज दैट इट इज एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। एसिड कैटलाइजेशन यानी कि मेरा जो एसिड है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा Al क्या रिप्रेजेंट करता है? Al मेरा रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे मेरा अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव होगा, ऑल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा। और 1 मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्शन कैसी होगी? ये मोनोमोलिकुलर होगी, या एक मॉलिक्यूल होगा इसमें से, मोनोमोलिकुलर। बायमोलिकुलर नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्टेंट स्पीशीज है उसी के ऊपर मेरा रेट इस बार डिटरमिन करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अभी एग्जाम्पल से पहले इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म यानी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं हम लोग। मान लो मैंने एक ईस्टर कंसिडर किया है विथ 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन। ये हमारा कार्बोनिल कार्बन हुआ, ठीक है। OC CH3 CH3 CH।
हमें पता है कि जो फर्स्ट वाली स्टेप थी वो तो सिमिलर ही रहेगी। ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ दिस कार्बोनिल कार्बन वाला ऑक्सीजन सेम एज केस ऑफ AaC2 में होता है वैसे ही होगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोटोनेशन होने के बाद क्या हो रहा है देखो प्रोसीजर में, कि जब अब वहां पे देखा था हमने AaC2 में क्या होता था कि ये इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से अब वाटर इसके ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा कि this bond between oxygen and carbon, that is alkyl oxygen या ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है वो क्लीव होगा, दैट इज Al बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पे हमने ऑब्जर्व कर। और ये यहाँ से माइग्रेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसकी की वजह से क्या बना मेरा यहाँ पे CH3OH बॉन्ड O प्लस CH3 एक मेरे पास क्या बन के आया यहाँ पे, एक टर्शरी कार्बोकेटायन बना। ठीक है, और इस कार्बोकेटायन पे अब क्या करेंगे हम लोग, वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर सकता है। ठीक है, और O प्लस OH, C, CH3 ठीक है। तो इसके कुछ न्यूएंस देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सब देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात हमें ये पता चल गई कि हमारा जो कार्बोनिल कार्बन वाला ऑक्सीजन है वही क्या करेगा, इस बार भी उसको ऑक्सीजन प्रोटोनेट करा देंगे सिमिलर विद दैट ऑफ द एसिड। तो एसिड के प्रेजेंस से क्या हुआ, रिएक्शन का रेट बढ़ गया, इसके वजह से कहते हैं हम लोग एसिड कैटेलाइज रिएक्शन। ठीक है, इसका प्रोटोनेशन होने की वजह से मेरा क्या हुआ इस केस में कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ा, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नली इलेक्ट्रोफाइल एनए के अलावा ये क्या हुआ देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक नहीं हुआ। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि मैंने प्रोटोनेट करा के जो एस्टर था उसे एक गुड लिविंग ग्रुप बना दिया। तो इस केस में क्या होता है कि Al2 में क्या होता है, AAL1 में क्या होता है बेसिकली कि हम लोग है ना एस्टर को प्रोटोनेट करते हैं, एस्टर को प्रोटोनेट करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, एस्टर प्रोटोनेट होने की वजह से वो गुड लिविंग ग्रुप बन जाता है। और जब ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा तो ये इजीली रिमूव होके 3 डिग्री अल्काइल कैटायन बना देता है। 3 डिग्री कैटायन किसके लिए फेवर करता है, SN1 के लिए। तो क्या होता है कि जब भी 3 एस्टर प्रोटोनेटेड एस्टर बनेगा तो SN1 रिएक्शन के मदद से मेरा रिएक्शन प्रोसीड होके 3 डिग्री कैटायन बनेगा, और उसके ऊपर फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दूंगा और जिससे मेरा प्रोडक्ट बनेगा। यानी मेरा क्या था, एक तो पहले एस्टर को हाइड्रोलिसिस करके उससे कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइव कर लिया, और आगे चल के जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा था उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या बन लिया, मैंने बना दिया यहाँ से। यहाँ पे क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन की है तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया, हमने यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल बना दिया। वही है ना कि जब भी मैं टर्शरी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से इसे रिवर्सिबल स्टेट में रिएक्शन कराऊंगा, रिवर्सिबल स्टेट में रिएक्शन कराऊंगा, तो वहां से मुझे क्या बनेगा, 3 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ईस्टर मिलेगा। ठीक है, तो ईस्टर में जो 3 डिग्री अल्काइल का सब्स्टिट्यूएंट वाला एस्टर मिलेगा अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करूँ तो। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल स्टेट में जाने वाले रिएक्शन के बारे में समझ लिया। ठीक है, और रैपिड हाइड्रोलिसिस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में AaC2 में क्या हुआ था, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहे थे ना। तो इस वाले केस में क्या हुआ, कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, नो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। ठीक है, अब एज पर आवर ट्रेडिशन या मैंने कुछ सेट किया फर्स्ट वीडियो में, उसी को फॉलो करते हुए क्या करते हैं,
जिन लोगों को ये मैकेनिज्म समझने में दिक्कत आई उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग से एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, फ्लो में जाएंगे, ठीक है। वो एक प्रोसीड करते हैं, जैसे फर्स्ट चीज हमने देखी कि एक एस्टर प्रेजेंट है, एस्टर प्रेजेंट है कंस्टिट्यूएंटिंग ऑफ 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप विथ ऑक्सीजन, with oxygen atom attached to असाइल ग्रुप, ठीक है, असाइल ग्रुप को अटैच है। ये वाला दिखाता हूँ असाइल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। ठीक है, ये पूरा जो असाइल ग्रुप है इससे अटैच ऑक्सीजन के साथ 3 डिग्री क्या बना है हमारा, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। इससे क्या होगा, पहले तो एसिड क्या कर देगा, प्रोटोनेट कर देगा, प्रोटोनेट, प्रोटोनेट्स एस्टर्स, कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। प्रोटोनेटेड जो हमारा एस्टर होता है, इट्स एन गुड लिविंग ग्रुप, सो गुड लिविंग ग्रुप, सो इट एलिमिनेटेड फॉर्मिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड टर्शरी कार्बोकेटायन with respect to SN1 mechanism, with respect to SN1 mechanism, ठीक है। ये होने के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के ऊपर वापस से क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये था एक बेसिक डायरेक्शन में हमारी प्रोडक्शन कैसे प्रोसीड हुई Al2 वाला, ठीक है। अब लास्ट है कि हमने देख लिया एसिड अगर कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाए तो रिएक्शन कैसे जाती है। अब चेक कर लेते हैं कि मैंने क्या किया, अभी बेस को मान लिया एज कैटलिस्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बेस को कैटलिस्ट की तरह यूज करना है और रिएक्शन मेरी क्या है, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करना है। तो ईस्टर हाइड्रोलिसिस कैरिड आउट अंडर द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस यानी क्या होगा यहाँ पे मेरा फ्लक्स, इनफ्लक्स किसका होगा, या फिर OH माइनस आयन, दैट इज हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयंस का क्या हो रहा होगा, इनफ्लक्स होगा इन केस ऑफ अवर बेस कैटेलाइज्ड ईस्टर हाइड्रोलिसिस। इस बेस कैटेलाइज्ड ईस्टर हाइड्रोलिसिस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, BaC2, बेस कैटेलाइज वही आइसाइल ऑक्सीजन वाला बॉन्ड फ्री होगा, बायमोलिकुलर होगा रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो बेस के वजह से क्या होता है कि जो टेट्राहेड्रल यूनिट बन रहा है ना, वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल यूनिट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इज नेगेटिवली चार्ज बनता है। तो जो नेगेटिवली चार्ज बन रहा है उससे न्यूट्रलाइज कराने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ पे एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैकेनिज्म के लिए हम लोग अलग से देखेंगे, पूरा डिटेल में मैकेनिज्म कवर करने वाले, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास एक ग्रुप दिया है, एक रिएक्टेंट है, ओके। ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया हमने, C डबल बॉन्ड OM, प्रेजेंस ऑफ NaOH H2O 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे 5 to 10 मिनट्स मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को रिफ्लक्स कराया। तो उसके वजह से मेरा यहाँ पे रिएक्टेंट क्या बना, देखो ये रिएक्शन कुछ ऐसे प्रोसीड हुई, ठीक है। C डबल बॉन्ड ONA NO2, यहाँ से HCl डाल दिया, ओके, OH प्लस NO2 प्लस NaCl। बेसिकली क्या हुआ, एस्टर का कन्वर्जन एसिड में हो गया, ठीक है। हाइड्रोलिसिस किस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में हमारी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन गई है, ठीक है। O-Na तो नेगेटिवली चार्ज इंटरमीडिएट बनता है इस केस में, ओके। अब रिएक्शन पढ़नी है हमें, हमें क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़नी है इस केस में। तो मैकेनिज्म के ऊपर अभी थोड़ा
ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। मान लो तुमने क्या किया है, तुमने एक एस्टर पकड़ लिया। एस्टर पकड़ लिया तुमने, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, बेस इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। बेस मैंने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। बेस क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे जाके, वो इस बार रुकेंगे नहीं कि, ओके सो, ओके, रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एस्टर होता है ना, एस्टर, ये क्या है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है इस केस में वो है OH- आयन, विच इज एन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के लिए जो हमारा एस्टर होता है, एस्टर्स आर इनफ इलेक्ट्रोफिलिक। लेकिन वाटर के लिए क्या हो रहा था, इनफ इलेक्ट्रोफिलिक नहीं थे, इसीलिए उनको एक्टिवेट कराना इंपॉर्टेंट था, उनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ताकि वाटर उन पे अटैक कर सके। लेकिन जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में आते हैं, और उसी वजह से क्या हो जाता है कि हमें अलग से उन्हें एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। OH- कैन डायरेक्टली अटैक ऑन दी कार्बोनिल कार्बन ऑफ आवर एस्टर, ओके। तो ये अटैक होने की वजह से, ओके, तो रिएक्शन प्रोसीड होती है आगे की डायरेक्शन में। CH3 C, ओके। तो अभी रिएक्शन देखो, हमारी जो रिएक्शन है ना अभी, ये दो डायरेक्शन में जा सकती है। कितने डायरेक्शन में जा सकती है, ये रिएक्शन दो डायरेक्शन में जा सकती है। आइदर इट कैन मूव फॉरवर्ड, आइदर इट कैन मूव फॉरवर्ड, समथिंग रॉन्ग विद इट, ओके। क्या कर सकती है, आइदर द रिएक्शन कैन मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूव होके क्या कर देगी यहाँ से, एसिड और उसका वो अल्कोहल जनरेशन के लिए फेवर कर सकती है। या फिर रिएक्शन क्या करेगी, रिएक्शन हमारी जा सकती है बैकवर्ड डायरेक्शन में टू गिव ईस्टर अगेन। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके क्या बन सकता है, वापस ईस्टर बन सकता है, C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई तो, ओके, CH3 C डबल बॉन्ड OH+ OCH3-, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई तो बनेगी। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे अगर मैं बेसिसिटी ऑर्डर चेक करूँ, तो मेरा जो बेसिसिटी ऑर्डर है OCH3- एंड OCH3- C डबल बॉन्ड O, ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O, इन दोनों में अगर मेरी बेसिसिटी ऑर्डर चेक की, तो ये OCH3- इज मोर बेसिक। मोर बेसिक होने की वजह से क्या करेगा, ये प्रोटॉन पिक कर लेगा। प्रोटॉन पिक करेगा और क्या बनेगा यहाँ से मेरा, यहाँ से मिथेनॉल बन जाएगा, मिथेनॉल बन जाएगा, और उसके साथ एक कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हुआ, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, CH3 C डबल बॉन्ड O- प्लस CH3 OH, दैट इज मिथेनॉल। और ये कार्बोक्सिलेट आयन बना, कार्बोक्सिलेट आयन बना। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है ना भाई, ये नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाएगा। और नहीं होगा तो इसी की वजह से क्या हुआ, रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल, रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ओके, ये पॉइंट नोट कर लो। ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल नहीं होती, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, न्यूक्लियोफाइलेटिक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, ओके। तो वापिस आ रहे हैं, ओके। हाँ, नेक्स्ट चीज अभी पढ़नी है आगे, ओके।
हाँ, अब हमने क्या कर लिया भाई, ईस्टर हाइड्रोलिसिस तो पढ़ लिए। वो ईस्टर हाइड्रोलिसिस पढ़ लिए, क्या रिएक्शन सही डायरेक्शन में जा रही कि नहीं, वो चेक करने के लिए हमें एविडेंस चाहिए, मैकेनिज्म चेक करने के लिए। तो मैकेनिज्म करेक्ट है या रॉन्ग है, वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एविडेंस ढूंढते हैं। कोई चीज गुम हो गई तो पुलिस क्या करती है, आके एविडेंस का पता कराती है, एविडेंस चेक करती है। तो एविडेंस से हमें पता चल जाता है कि भाई किसने चोरी की है, या फिर कौन से डायरेक्शन में उन्होंने मूवमेंट किया था। और उस डायरेक्शन में सोच के हम लोग क्या करते हैं, अपना मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो हम लोग सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब सिमिलर है कि हमें चेक करना है कि मेरी इस हाइड्रोलिसिस हो रहा है इस तरह का, मुझे एक फर्स्ट वाला रिएक्टेंट जो इनिशियल कंपोनेंट है वो पता है, मुझे फाइनल कंपोनेंट के बारे में पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये रिएक्शन जो है वो कौन से फैशन में मूव हुई है, किस तरह से उसने इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग वगैरह किया, किस तरह से अटैक हुए ग्रुप के। मैंने जो एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम के अकॉर्डिंगली रिएक्ट मैकेनिज्म देखी है, क्या वो करेक्ट है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एविडेंस, कुछ क्ल्यूज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से मैकेनिज्म कहीं सही है या नहीं, वो चेक करने के लिए एक तरह का हम यूज कर सकते हैं, वो है टू डू इज आइसोटोपिक लेबलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आइसोटोपिक लेबलिंग कर सकते हैं। तो आइसोटोपिक लेबलिंग है, तो मान लो मैंने अभी क्या किया, जो ऑक्सीजन है उसे O18 ऑक्सीजन का आइसोटोप है, उससे एक्सचेंज कर दिया। तो मैंने दो अलग केसेस में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया। फर्स्ट केस था कि मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया, एथर वाला जो ऑक्सीजन था ना, वो H-। एक तरफ OH। मैंने जब इसे लेबलिंग किया, तो उस केस में मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मेरा ये मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मेरा जो अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट वाला ऑक्सीजन था, जो कि डायरेक्टली अटैच था हमारे असाइल ग्रुप से, यानी असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हुआ है, क्लीव हुआ था। असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड हमारा क्लीव हुआ था, और उसी के साथ मेरा ऑक्सीजन अटैच था असाइल ग्रुप को, वो रिमूव हो गया अलॉन्ग विद इथाइल ग्रुप टू फॉर्म एन इथाइल इथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर, और यहाँ पे क्या ऑप्टेन हुआ कि जो मेरा ऑक्सीजन था हाइड्रोजन वाटर में प्रेजेंट, वो वहां पे सब्स्टिट्यूट हो गया या इंटरचेंज हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा अगले प्रोसीजर में, इस ऑक्सीजन को अभी ये कर देते हैं, लेबल कर देते हैं, ठीक है। आइसोटोपिक लेबलिंग, CH3 C डबल बॉन्ड OET प्लस H2O18 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया CH3 C डबल बॉन्ड O18 OH प्लस EDOH। ओके, तो रिएक्शन आगे की तरफ जा रही कि नहीं, ऐसे आइसोटोपिक लेबलिंग करके हम लोग पता कर सकते हैं। लेबलिंग करेंगे और चेक करेंगे कि जो ऑक्सीजन हमें जो मतलब कि एग्जैक्टली क्या हुआ। देखो, इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा था, देखो ये वाला मैंने इसको आइसोटोपिक लेबलिंग किया, तो मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पे मेरा असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव हुआ है, यानी ये आइदर, और मैंने बेस यूज किया था, तो बेस यूज करने की वजह से क्या हुआ, ये BaC2 वाले मैकेनिज्म से गया, बराबर है। तो असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीव हुआ, ये ऑक्सीजन जो असाइल वाले से अटैच था उससे पता चल गया। और अगर मैंने, बात समझिए, ऐसी चीज हम करेंगे कि एक ऑक्सीजन को लेबल करके चेक करें कि वो ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट में कहाँ है, ठीक है। तो उससे हम लोग पता चल लगा सकते हैं कि मैकेनिज्म सही जा रही है या नहीं जा रही है। ओके, अब दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हम लोग उसकी स्टेरियो केमिस्ट्री स्टडीज कर सकते हैं। स्टेरियो केमिस्ट्री स्टडीज में यानी क्या करेंगे कि वो इनिशियल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट का जो है स्पेसिफिक रोटेशन हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। हमने क्या किया, पॉजिटिव सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड
इन दोनों से क्या किया हमने, इनका हाइड्रोलिसिस करा के इनका बॉन्ड क्लीव कराया, ठीक है। तो इनिशियली क्या हुआ मेरा, C6H5, C6H5 C डबल बॉन्ड OCl प्लस सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल था ना। तो वहां से बना हमारा OH, C2H5 CH3H। इनका मर्जिंग हुआ, ठीक है। इससे क्या बना मेरा, C6H5 C डबल बॉन्ड O। ओके। तो यहाँ से अभी ओके, मैंने क्या किया, मेरा एक बेंजोइल क्लोराइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल को मर्ज किया, ठीक है। मर्ज करने से वजह से एक ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है, आई विल लेबल द बॉन्ड्स, ओके। I will label the bonds. Let's label the bond between oxygen and the acyl oxygen bond को मैं लेबल करता हूँ 1, एंड ऑक्सीजन अल्काइल ग्रुप को मैं लेबल करता हूँ 2, ठीक है। तो 1 वाला जो बॉन्ड था, वो असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ये अगर क्लीव हुआ, इसका क्लीवेज हुआ तो क्या होगा, इसका क्लीवेज हुआ तो मेरा जो कंडीशन है या जो स्टेरियोकेमिस्ट्री है ऑफ द अल्कोहल विच विल अगेन फॉर्म, अल्कोहल जो वापस बन जाएगा, अगर वापस बनने वाला अल्कोहल का मैंने यहाँ पे स्टेरियोकेमिस्ट्री चेक किया तो उसकी ज्योमेट्री रिटेन होगी, रिटेंशन, रिटेंशन होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर से बॉन्ड 2 दैट इज ऑक्सीजन अल्काइल बॉन्ड, ऑक्सीजन अल्काइल बॉन्ड अगर क्लीव हुआ तो दो चांसेस है कि थोड़ा तो इन्वर्जन होगा और रेसेमाइजेशन होगा, रेसेमाइजेशन यानी रिटेंशन हुई हो सकता है। तो उसी के वजह से क्या हुआ, देखो इसी के वजह से क्या हुआ कि ये दो बॉन्ड क्लीव हो सकते हैं, लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया कि बिफोर एंड आफ्टर फॉर्मेशन एंड क्लीवेज ऑफ बॉन्ड 13.6 degrees was the specific rotation of our secondary butyl alcohol. Before and after the cleavage, it was again observed that 13.6 degree was specific rotation of secondary butyl alcohol. मतलब क्या हुआ था कि यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीव हुआ था वो असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड दैट इज बॉन्ड 1 क्लीव होने के वजह से कंप्लीटली स्टेरियोकेमिस्ट्री रिटेन हुई। तो यहाँ से भी मैं प्रेफरेंस यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि क्या सच में असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, क्या मेरा मैकेनिज्म सच में AAC2 या BAC2 के थ्रू गई है, बाय चेकिंग द बॉन्ड क्लीवेज फैक्टर ऑफ आवर एसाइल क्लोराइड, बॉन्ड क्लीवेज फैक्टर ऑफ असाइल ऑक्सीजन बॉन्ड फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो ये वैसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस टर्म से मैं एक नोट कह सकते हो, लिख लेते हैं हम लोग कि सैपोनिफिकेशन ऑफ ईस्टर्स, सैपोनिफिकेशन ऑफ ईस्टर्स, ये बेसिकली सैपोनिफिकेशन क्या ऑफ ईस्टर क्या करता है, रिटेंशन शो करता है, रिटेंशन शो करता है, ये नोट करने वाला पॉइंट था, ठीक है। अब अगला है, हमें ईस्टर हाइड्रोलिसिस कंप्लीट कर दिया है। अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं हमारा अमाइड हाइड्रोलिसिस के बारे में, ठीक है। अमाइड हाइड्रोलिसिस कैसे होते हैं भाई, अमाइड हाइड्रोलिसिस क्या है, बहुत वीक बेस होते हैं। कैसे होते हैं, ये बहुत वीक बेस होते हैं, इनका पीके वैल्यू 0 से -2 के बीच में रेंज करता है, ठीक है। और इनका हाइड्रोलिसिस क्या देता है मुझे, इनका हाइड्रोलिसिस मुझे दे सकता है आइदर अमीन, या दे सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, या दे सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है, बराबर। तो जब कार्बिन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, तो यहाँ पे अभी मैकेनिज्म हमें चेक करनी है। पहले तो ये चेक कर लेते कि अमाइड दिखता कैसे है। अमाइड कैसे दिखता है, देखो RC डबल बॉन्ड ONH2, ये कुछ है अमाइड का स्ट्रक्चर। अब इस अमाइड को मुझे अमाइड का हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करना है, ठीक है। अमाइड का हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करना है तो पहली स्टेप है कि मुझे दोनों में से आइदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में से एक का प्रोटोनेशन कराना होगा। तो एक का प्रोटोनेशन अगर मुझे कराना है तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं कार्बोनिल कार्बन पे प्रेजेंट ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन करूंगा। प्रोटोनेशन में किसका करूंगा, प्रोटोनेशन में कार्बोनिल कार्बन के ऊपर प्रेजेंट ऑक्सीजन का करूंगा। क्यों, क्योंकि अगर मैंने नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन किया
नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन किया, तो उससे क्या बनेगा, उससे क्या होगा कि जो तुम्हारी क्या बोलते हैं सिस्टम है, डीलोकलाइज सिस्टम है इलेक्ट्रॉन्स की, डीलोकलाइज सिस्टम है इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे क्या होगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसी की वजह से हम प्रेफर करेंगे कि हम कार्बोनिल कार्बन पे प्रेजेंट ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर सके। ये प्रोटोनेट में क्या हुआ, इसने बाजी मार ली। तो अभी हमने क्या किया, मैकेनिज्म चेक करेंगे। पहली बात, मैकेनिज्म में हमने क्या किया कि कार्बोनिल कार्बन वाले ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करा दिया। ओके, ये प्रोटोनेट करा दो। ये प्रोटोनेट करा दिया। अब क्या हुआ देखो, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उन दोनों में से बेसिसिटी किसकी ज्यादा हुई, तो ये नाइट्रोजन अमीन वाला है, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होने की वजह से अब मैं क्या करूंगा, इससे प्रोटोनेट करा दूंगा विथ वाटर। और ये प्रोटोनेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये एक गुड लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। और अब जो NH2 ग्रुप है ना, वो NH3 ग्रुप में कन्वर्जन होके वो बाहर चला जाएगा एज ए गुड लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप होने की वजह से बाद उसे तुरंत हम क्या कर देंगे, वापिस एक बार से उसे प्रोटोनेट कर देंगे, ताकि वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा NH4+ स्टेट, ठीक है। तो नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्टेट में आ जाएगा, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे चल के इससे कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ आती है। ओके, तो वही है ना, वापिस से फिर जो अब ये ग्रुप है उससे फिर OH ग्रुप वहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म थोड़ा लिख लेते हैं। ओके, एक शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ 2 मिनट के लिए। वी जस्ट पॉज विद कंटेंट एंड आई विल कम बैक। हाँ, तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि वापस वो जो अमीन ग्रुप है उसके निकलने की बेसिसिटी बढ़ेगी, लेकिन उसके पहले थोड़ा मैंने देखा कि जो हमारा ये कार्बोनिल कार्बन है, उसकी हमने अभी क्या कर दी, न्यूक्लियोफिलिस इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दी, तो वाटर का पहले अटैक होगा, ठीक है। वाटर का अटैक होगा, और जिसके वजह से क्या होगा अभी, जो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में बेसिसिटी का रिलेशन है, उसमें नाइट्रोजन जीत जाएगा, और उसके बाद इसे प्रोटोनेट करके ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल के उसे वापस एक बार प्रोटोनेट करा देंगे, जिससे वो कंप्लीटली नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्टेट में आ जाएगा। और वहां पे हमारा मिक्सचर क्या बनेगा देखो, यहाँ से एक स्टेट बनती है ट्रांजिशन स्टेट, और टेट्राहेड्रल ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है RCOH, पॉजिटिव, ये इक्विलिब्रियम में रहती है। OH, ओके। तो क्या होगा अभी, बेसिकली फिर प्रोटोनेशन होगा, अमीन निकल जाएगा, H2O। टेट्राहेड्रल यूनिट सिस्टम 2 में ही हमने प्रोटोनेशन किया था ना उसका, तो 2 में कर लिया। थर्ड में हमारा बना है, थर्ड में बना है हमारा, ये ऐसे अमोनिया है, ऐसे निकल जाएगा, और फिर प्रोटोनेट वापस से इमिडिएटली कर देते हैं, NH3+ CH3 COH, ओके, पॉजिटिव, ओके, NH4+ CH3,
ओ ओ माइनस, इस तरह से हमारी रिएक्शन की तरफ प्रोसीड होती है। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने अमाइड हाइड्रोलिसिस का केस। तो अभी अमाइड हाइड्रोलिसिस मैंने, मेरे ख्याल से आई वोंट, आई डिडंट जस्टिफाई टू दैट कंप्लीट मैकेनिज्म। तो क्या करते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि जो अभी मैं लिखूंगा उसमें कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो सके। मुझे नहीं लगा कि जब मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा था तब इट वाज अप टू मार्क। तो ठीक है, और पहली बात अभी क्या करते हैं हम लोग, उसके फ्लो चार्ट में मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट वन वाज कि हमने क्या किया है, हमने एक अमाइड कंसिडर किया है। ठीक है, अमाइड को कंसिडर किया, उसमें क्या है कि कार्बोनिल, कार्बन के ऊपर वाला ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम अमीन वाला, हाँ नाइट्रोजन है, उन दोनों के केस में मैं प्रोटोनेट करने के लिए, प्रोटोनेटेड के लिए मैंने ऑक्सीजन को फैक्टरी कंसिडर किया। ऑक्सीजन को कंसिडर किया क्यों? क्योंकि अगर नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो जाए, नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो जाए, तब क्या होगा, तब क्या होगा, जो एक डीलोकलाइज्ड सिस्टम है, डीलोकलाइज्ड सिस्टम है, डीलोकलाइज सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा, स्टेबलाइज कंपोनेंट बनेगा, स्टेबलाइज कंपोनेंट बनेगा, और रिएक्शन फर्दर नहीं प्रोसीड होगी, रिएक्शन वोंट फर्दर प्रोसीड, फर्दर प्रोसीड। और ये रिएक्शन फर्दर ना प्रोसीड होनी चाहिए, इसके वजह से क्या किया हमने, हमने ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दिया, किसमें, हमने ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दिया इन सिलेक्टिंग ऑफ इट्स प्रोटोनेटिंग स्टेट। अब ये ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करने के बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी राइज होने के वजह से वाटर एक्ट्स, वाटर अटैक्स ऑन कार्बन, वाटर के अटैक के वजह से क्या हुआ, यहाँ से फिर मेरा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट वन बन गया, जो कि कैसा था, प्रोटोनेटेड स्टेट में था, प्रोटोनेटेड स्टेट में था। ये किस में कन्वर्ट हुआ, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट टू में कन्वर्ट हुआ, जो डीप्रोटोनेटेड स्टेट में था, डीप्रोटोनेटेड स्टेट में था। अब वापिस से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में हुआ, तो नाइट्रोजन की बेसिसिटी was more, so now nitrogen was preferred, नाइट्रोजन वॉज प्रेफर्ड फॉर प्रोटोनेशन। तो नाइट्रोजन प्रेफर्ड होने की वजह से NH2 को हमने NH3 में कन्वर्ट किया, NH3 में कन्वर्ट किया, एंड इट बिकम गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप बन गया। और उसी के वजह से क्या हुआ कि जब ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन पुश्ड लिविंग ग्रुप, that is NH3 आउटसाइड। ठीक है, एंड दिस NH3 क्या किया हमने, इसे रिप्रोटोनेट करा दिया वंस अगेन, रिप्रोटोनेट वंस अगेन, जिससे क्या हो सके कि ये कंप्लीटली नॉन न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो जाए, ये वापिस अटैक ना कर सके। और उसी के साथ हमने एक बना दिया कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन बना दिया बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अमाइड हाइड्रोलिसिस बताने की कोशिश की है। यानी यहाँ से नॉन न्यूक्लियोफिलिक स्टेट कौन सी है इसकी, ये NH4 में आया, और ये कैसे आया, CH3 C डबल बॉन्ड O, O माइनस, और ये CH3 को R में कन्वर्ट किया, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। ठीक है, तो आई गेस आई हैड गिवन जस्टिस बाय डूइंग दिस वाला पार्ट फॉर दिस अमाइड हाइड्रोलिसिस वाला। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज लाइक हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के सभी मैकेनिज्म्स हमने कंसिडर अमाउंट में पढ़ लिए हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है। अब बात आती है कि एक कंसिडरेड, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की स्टडी हमें करनी है, और वो मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ी मिस्ट्रीज है। क्यों? क्योंकि इसे आइसोलेट नहीं कर सकते, ये होता तो है लेकिन इसे आइसोलेट करके इसके ऊपर इंडिविजुअल स्टडी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है। और ये इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, ये मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, ये ऑलमोस्ट किसकी तरह दिखता है, ये ऑलमोस्ट दिखता है हमारे बेंजीन की तरह, बेंजीन की तरह दिखता है, और उसी की तरह नाम भी है, नाम है इसका बेंजाइन,
ये बेंजाइन क्या होता है बेसिकली, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो sp2 ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा ना, वो आर नॉन पैरेलल टू ईच अदर। ये नॉन पैरेलल होते हैं, और नॉन पैरेलल होने की वजह से जो ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना कार्बन कार्बन के बीच में, वो हाईली स्ट्रेन्ड बनता है। हाईली स्ट्रेन्ड बॉन्ड होता है। हाईली स्ट्रेन्ड बनता है इसलिए क्या स्थिति, ये हाईली अनस्टेबल होता है, फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, इंटरमीडिएट स्टेट में से इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट को बनाते कैसे हैं? इस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए एक प्रोसेस हमें पढ़ाई है हमारे मॉड्यूल के अंदर। ओके। तो कंसिडर करो आपके पास एक अराइल अराइल हलाइड है। अराइल या फिर, हाँ ठीक है, अराइल हलाइड है, दैट इज ArCl है तुम्हारे पास। ठीक है। मान लो तुमने एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन के साथ बेंजीन ले लिया। ठीक है। अब इसमें क्या है, आई विल जस्ट डू इट के सब गया, वापिस करते हैं। ठीक है। हाँ, सब्स्टिट्यूटेड हमने क्या की, एक हाइलाइट हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग कंसीडर की है। अब इस हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग को क्या किया है, ये एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बराबर। अगर एक NH2 माइनस वाला कंपोनेंट आके इस हाइड्रोजन को निकाल ले, इसे एब्स्ट्रैक्ट कर ले, तो क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये कौन से ऑर्बिटल में जाके सेटल हो जाएंगे? ये ऑर्बिटल में सेटल होते हैं, वो होता है प्योर sp2 ऑर्बिटल। ये कैसा हो जाएगा, ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। और ये वाला जो फिर नेगेटिव चार्ज है ये माइग्रेट कर देगा, और यहाँ से क्लोरीन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर की तरफ एग्जिट ले लेगा। और बाहर की तरफ एग्जिट लेने के बाद यहाँ पे मेरा बन रहा है हाईली अनस्टेबल इंटरमीडिएट, दैट इज बेंजाइन। ओके। एक बेंजाइन बन गया, और अभी इसके ऊपर बेंजाइन बन गया, बेंजाइन को अगर मैं वापस रिएक्ट करा दूं किसके साथ, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं NH2 माइनस के साथ, तो फिर ये अटैक प्रेफर होगा, ये कार्बन के ऊपर चार्ज शिफ्ट कर देगा। ओके। NH2, यहाँ पे एक, वेट मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। ओके। सो नाउ व्हाट वी डू इज H NH2 यानी अमोनिया के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके ये यहाँ से वापस एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ से मेरा बन जाएगा एक NH2 सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो बेंजाइन मॉलिक्यूल बन के हमने क्या किया, वापस से एक बना दी। तो यहाँ पे बस यही जानना था कि sp2 ऑर्बिटल एनायनिक पार्ट जो नेगेटिव चार्ज है वो sp2 ऑर्बिटल में जाता है और वो कंप्लीटली फिल हो जाता है। ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ से स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मैकेनिज्म भी हमने पूरी तरीके से यहाँ पे पढ़ लिए। ये मैकेनिज्म वाला पार्ट था। ओके। तो बेंजीन के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ ली बेसिक सारी। और ओके, लेकिन बेंजीन के एक ऑर्बिटल्स के बारे में भी मेरे को डिस्कशन करना था थोड़ा बहुत, कि ये जो बेंजीन के मॉलिक्यूल, देखो मैं जब भी कोई पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की बात करता हूँ, तब मेरे पास क्या होता है, दो p ऑर्बिटल्स का कैसा है, p ऑर्बिटल्स का ये पैरेलल बेसिकली इंटरेक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसे है, ये लैटरल इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो ये बेसिकली दोनों के दोनों p ऑर्बिटल्स कैसे हुए, ये तो पैरेलल हुए ना एक दूसरे को, ये तो पैरेलल है। लेकिन जब ये p ऑर्बिटल्स पैरेलल नहीं है, ये कंस्ट्रेंड हो गए, इनका मूवमेंट हुआ, देखो सपोज ऐसे कुछ उसके ये हुआ, वो डिस्टॉर्टेड है यानी पैरेलल नहीं रहे, तो इन इंटरेक्शन की वजह से जो ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हुआ है ना बेंजीन के केस में, वो इसे क्या देता है, एक एक्सट्रीम अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है बराबर। ओके। तो रिएक्शन पढ़ ली, उसके बाद उसके मैकेनिज्म पढ़ ली। ओके। अब अराइल हलाइड के साथ हमने उसका रिएक्शन पढ़ लिया, तो ये ओके, NH2 वाला सब्स्टिट्यूट लिख लिया था। हाँ, ठीक है कि अटैक दोनों पे हो सकता है, तो 50-50% चांसेस है कि कहाँ पे हमारा अटैक होगा NH2 को, वो एक पॉइंट कंसिडर करके चलना है। नेक्स्ट है कि अभी हम लोग क्या करते हैं, एक
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में बेंजाइन के रिएक्शंस कैसे होंगे वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने क्या किया, एक बेंजीन ओएमई सीएल, ठीक है। ये वाला मैंने एक स्पीशीज कंसिडर कर लिया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, NH2 माइनस दैट इज NaNH2 ले लूंगा, ठीक है। यानी NaNH2 ले लिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से चार्ज कंसिडर होगा यहाँ पे ओ एम ही बन रहा है यहाँ पे बराबर। और यहाँ से अभी यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज हुआ, तो यहाँ से वापिस अभी ओके रिमूवल हो जाएगा इसका ओ एम। अब मेरे पास दो पोटेंशियल साइट्स है अटैक के लिए। कौन से दो पोटेंशियल साइट्स है अटैक के लिए? एक तो 1 है और एक तो 2 है, ठीक है। 1 और 2 है। तो जब भी मेरा अटैक होगा ना भी, वो ऐसे होगा कि देखो ओ एम ई क्या है मेरा, एक ओ एम ई मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और यहाँ पे क्या बनने वाला है, एक एनायन बनने वाला है। एनायन यानी क्या, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज बनने की वजह से क्या होगी, इसकी अनस्टेबिलिटी आएगी ना। अनस्टेबिलिटी को रिड्यूस करेगा ये आई मीन दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो नेगेटिव चार्ज एनायन बिल्डअप हो रहा है उसका सब चार्ज एब्जॉर्ब कर लेगा और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो मुझे ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जब भी मैं अटैक कराऊंगा, री अटैक कराऊंगा मेरे न्यूक्लियोफाइल का, तो क्या होना चाहिए कि मेरा जो कंपोनेंट है वो स्टेबल बनना चाहिए। स्टेबल बनने के लिए मेरा एनायन एज क्लोज एज आवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास मैंने कंसिडर किया 1 और 2 केस। तो कौन सा पास है? तो 1 वाला कार्बन है ऑर्थो वाला, वो कैसा है, वो बहुत ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एज कम्पेयर टू 2 वाला। तो जब भी एनायन बनना होगा तो एनायन कहाँ बनना चाहिए, 1 वाले कार्बन ऑर्थो कार्बन पे बनना चाहिए। तो इसलिए इस केस में मैं अटैक कहाँ प्रेफर करूंगा न्यूक्लियोफाइल का, तो मैं सेकेंड कार्बन के ऊपर, दैट इज ऑर्थो मेटा मेटा ऑर्थो मेटा पैरा, ओके। तो ये वाले जो कंपोनेंट है, ये सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर मैं प्रेफर करूंगा कि अटैक होना चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ से जब मैं NH2 माइनस वापिस प्लांट को ऐसे जाएंगे, पेन चेंज कर देते हैं। हाँ, तो NH2 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे चार्ज ऑक्यूपेट हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज आया, यहाँ पे हमारा NH2 ग्रुप आया, ठीक है। अब इसे वापस एक अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कैरी आउट करते हैं ना, ये तो जो हमने अभी रिएक्शन देखी, ये NH2 ये लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट होती है बेंजीन बेंजाइन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो अमोनिया क्या कर देगा यहाँ से, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन हम ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे टू गिव मी, ओके। तो ये क्या होगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट जो वाला माइनर वाला वो भी बनेगा, लेकिन वो कम अमाउंट में बनेगा, ठीक है। यानी कि NH2OMe, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एनायन वाला पार्ट है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास जाना चाहिए, इतना याद रखना, ठीक है। इतना याद रख पाओगे, ठीक है। अब सपोज तुमने पैरा सब्स्टिट्यूट ऑर्थो मेटा एंड पैरा, तो मेटा पोजीशन पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा अगर मेरा ऑर्थो पोजीशन अवेलेबल है एनायन के एक्यूमुलेशन के लिए। तो नेगेटिव चार्ज मेरा कहाँ जाना चाहिए, मेरा ऑर्था पे जाना चाहिए, जिससे मेरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास आ जाए और मेरी जो ये है मेजर प्रोडक्ट बनने में वो उसका हेल्प हो सके, ठीक है। दूसरा है पैरा सब्स्टिट्यूट होगा अगर ग्रुप, तो पैरा सब्स्टिट्यूट है गया, और पैरा पे कौन सा ग्रुप है, ऑपोजिटली चार्ज यानी, और अगर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप मेरा पैरा पोजीशन पे है, तो फिर मेरा जो बेंजाइन फॉर्मेशन के बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ना, वो पैरा पे होगा, जिससे कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक सिस्टम दिया है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी अटैक के लिए कितने चांसेस पॉसिबल है, 1 और 2 पॉसिबल है। 1 और 2 पॉसिबल, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप प्रेजेंट दिखाया है उन्होंने, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है।
तो क्या मेरा न्यूक्लियोफाइल अभी अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक 2 पे करेगा, तो फिर एनायनिक पार्ट या नेगेटिव चार्ज कहाँ माइग्रेट करेगा, 1 कार्बन पे, दैट इज पैरा कार्बन पे माइग्रेट करेगा। पैरा पे माइग्रेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज एनायन ऑपोजिटली प्लेस हो गए, मैक्सिमम अपार्ट हो गए। तो मैक्सिमम अपार्ट होने की वजह से क्या हुआ, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। उनकी स्टेबिलिटी बढ़ने के लिए क्या हुआ, एक मेजर कंपोनेंट की तरफ बनेगा। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर, मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जो कि होगा मेरा यहाँ पे ऑर्था सब मेरा ऑर्था सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, सॉरी मेटा सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। मेटा पे हमारा ग्रुप अटैक करना चाहिए। तो मैं अगर NH2 माइनस को इस पे अटैक करूंगा तो फिर नेगेटिव चार्ज मेरा 1 पे माइग्रेट हो जाएगा, जो कि ऑपोजिट होगा, बहुत ज्यादा मैक्सिमम अपार्ट होगा तो दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो इसके वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ये मेजर बनेगा। और जो पैरा सब्स्टिट्यूट होगा वो क्या बनेगा, वो माइनर कंडीशंस में प्रिपेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट हमने कंसिडर करना था कि जो हमारा बेंजाइन वाला ग्रुप है ना, उसे आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन एक मेथड है जिसे आइसोलेट कर सकते हैं, दैट गोज थ्रू दी प्रोसीजर ऑफ डाइल सल्डर रिएक्शन, डाइल सल्डर की तरह। वेट वेट अ मिनट। तो वो एक्चुअली स्लाइड्स खत्म हो गई थी इसलिए। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो क्या मैंने अभी बात किया था कि जो बेंजाइन है वो इतना हाईली अनस्टेबल है कि उसे इंडिविजुअली आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। बस उसे हम आइसोलेट कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ ट्रैपिंग, उसे किसी तरह से ट्रैप किया जाए। तो ट्रैप करने के लिए एक रिएक्शन जाती है पेरिसाइक्लिक के अंडर, साइक्लो एडिशन में, वो है डाइल सल्डर कैटेगरी में पड़ती है। ठीक है, तो डाइल सल्डर रिएक्शन से क्या करते हैं हम, जो फ्यूरैन मॉलिक्यूल है ना, फ्यूरैन मॉलिक्यूल से ट्रैप कर लेते हैं, इंटरमीडिएट बना देते हैं बेंजीन के साथ, बेंजाइन के साथ। तो क्या किया हमने, बेंजाइन, बेंजाइन का रिएक्शन किसके साथ कर देते हैं हम लोग, फ्यूरैन के साथ उसका रिएक्शन कर देते हैं। फ्यूरैन लुक लाइक, लिख लेता हूँ रिएक्शन यहाँ पे। ओके। तो फ्यूरैन के साथ क्या होगा, यहाँ पे देखो ट्रैपिंग कैसे होती है। तो इस वे में क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक मर्ज ऑफ रिंग्स हो जाता है। ठीक है, डाइल सल्डर की तरह ये रिएक्शन कैरी आउट होती है, डाइन डाइनोफाइल्स के बीच में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये डाइन डाइनोफाइल के बीच का रिएक्शन है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रैप कर लेता है फ्यूरैन किसे, बेंजाइन को, एज अ इंटरमीडिएट, और इसी वजह से हम उसे ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद एक दो पॉइंट्स थे हमारे बेंजाइन के रिलेटेड। ये ट्रैपिंग के बारे में था, मैं लिख लेता हूँ, ट्रैपिंग ऑफ बेंजाइन, ये नोट्स में लिखेगा ना। ट्रैपिंग ऑफ बेंजाइन गोज बाय डाइल सल्डर रिएक्शन वेर फ्यूरैन ट्रैप्स बेंजाइन बाय फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट, फॉर्मिंग एन इंटरमीडिएट, एक इंटरमीडिएट बना के उसे ट्रैप कर लेता है। ठीक है, दो तीन पॉइंट थे अभी इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ तो कैसे प्रेफर होगा, तो हमने देख लिया था ना यहीं पे। अभी देखो, हमने अभी प्रोडक्ट चेक किया था, अब देख लिया था कि देखो मेरा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो, हाँ, एनीवेज चेक कर लेते हैं। मैं दो तरीके के बेंजाइन्स में कंसिडर कर लेता हूँ। एक ये है, यहाँ पे मैंने लगा दिया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरा एक है।
ठीक है। तो ये दो तरीके के इलेक्ट्रॉन बेंजाइन मॉलिक्यूल्स हमने कंसिडर कर लिए। अब इनमें सब्स्टिट्यूशन के साथ कौन सा वाला फेवर होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तब। तब जब भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो जो नेगेटिव चार्ज है ना वो ज्यादा पास आना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए। एनायनिक पार्ट जो बन रहा है, यानी माइग्रेट होने वाला चार्ज क्या होना चाहिए, वो माइग्रेट होने वाला चार्ज वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बहुत ज्यादा पास होना चाहिए। तो अगर ये केस में अगर मेरे को नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास लाना है, तो मुझे यहाँ पे पैरा पे अटैक करना पड़ेगा। तो यानी यहाँ इस वाले पोजीशन पे मुझे अटैक मारना होगा। तो यहाँ से फिर क्या बनेगा, मेरा फेवर्ड प्रोडक्ट लिखता हूँ, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये होगा मेरा फेवर्ड प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट कह सकते हैं। और ये वाला जो केस होता है, ये कौन सा है, ये 1 2 3 4, दिस इज 3 4 बेंजाइन वाला है, और ये 1 2 2 3 बेंजाइन वाला केस है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करूंगा तो क्या होना चाहिए, अटैक मेरा भी यहाँ पे मेटा पोजिशन पे होगा, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट मेरा फेवर हो जाएगा इस केस में। क्यों, क्योंकि देखो जब मैंने न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अटैक किया तो माइग्रेट चार्ज यहाँ पे है, जो माइग्रेटेड चार्ज होता है ना वो बहुत ज्यादा पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे, क्यों, ताकि उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो बेंजाइन के ऊपर पूरा डिस्कशन कंप्लीट करते हुए ये सेशन हम लोग यही पॉज कर देते हैं। बहुत ज्यादा कंटेंट इस सेशन में आ गया। अब अगला सेशन होगा, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट सीसी कपलिंग रिएक्शंस, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और उसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो हम रखेंगे और इपॉक्सीडेशन एंड इलिड केमिस्ट्री ऊपर, ठीक है। विटिक रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे। ट्राई करेंगे मोस्टली सभी पार्ट एक ही इसमें कवर किया जाए, देखते हैं कैसा होता है। ओके, टिल देन, या, थैंक यू।